Hello dear student, welcome to AS Academy. In today's class we will discuss about the stress and strain in detail. इससे पहले हमने बेसिक डेफिनेशन देखा था इन मटेरियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कितने टाइप से होते हैं, किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इनके इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है और उसमें डिफॉर्मेशंस होते हैं, तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करते हैं और एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन द बॉडी इन बैलेंस, इन इक्विलिब्रियम। दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, और अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो स्ट्रेस हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे हम आगे जितना भी जहाँ भी स्ट्रेस की बात करेंगे, हम इंजीनियरिंग या नॉमिनल स्ट्रेस की बात करेंगे, वहाँ पे इनिशियल एरिया ही कंसिडर करेंगे। हम ट्रू स्ट्रेस या फिर एक्चुअल स्ट्रेस को निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और अगर इसके यूनिट की बात करें, द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, पास्कल, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, if we talk about classification, the stress is basically classified in two categories: normal stress and tangential stress or shear stress. Again, normal stress divided into two parts: direct normal stress and bending stress. And normal stress is tensile nature and of compressive nature. और अगर हम बात करें टेंजेंशियल और shear stress की, ये भी दो पार्ट में कैटेगराइज होता है: डायरेक्ट shear stress एंड टॉर्सनल shear stress। इनको वन बाय वन हम समझेंगे। बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके नेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है स्ट्रेस के। कोई भी बॉडी एक सेम लोड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस को फील कर सकता है, ओके, ऑन डिफरेंट प्लेन्स। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे स्ट्रेस जो प्लेन के नॉर्मल हो, जो प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही हो। The stress said to be normal stress when the direction of the stress, a direction of the deforming force, is perpendicular to the cross-sectional area of the body. The length of the wire or the volume of the body changes, स्ट्रेस विल बी एट नॉर्मल। अगर बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है या बॉडी की लेंथ में या बॉडी की साइज में कोई भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिव है। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से बेसिकली बॉडी की साइज में से चेंजेस आते हैं, या तो उसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ या फिर ओवरऑल वॉल्यूम। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं बॉडी में। नॉर्मल स्ट्रेस टू टाइप्स की होती है: टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, results in increase the object's length. Okay, the resulting stress is termed as tensile stress. अगर हम किसी भी बॉडी में टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस या स्ट्रेस जनरेट होती है वो भी टेंसाइल नेचर की होती है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक हमने एलिमेंट लिया, उसमें हमने टेंसाइल नेचर का फोर्स अप्लाई किया, और जब हम जो स्ट्रेस होगी किसी न किसी क्रॉस सेक्शन पे उसका इफेक्ट हम देख पाएंगे, राइट, किसी न किसी प्लेन पे या क्रॉस सेक्शन पे। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स, इस पे जब हम देखेंगे इसका इफेक्ट, इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो इसको रजिस्ट करने के लिए उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा बॉडी के थ्रू। सो यहाँ पे रिएक्शन रेजिस्टेंस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और जो इसका नेचर है, अगर हम इन दोनों के कंबाइंड नेचर को देखें तो ये पार्ट जब हम अलग करके देखते हैं तो इस पार्ट में टेंशन का, ये पार्ट टेंशन फील कर रहा है। ओके, ये फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स मिलके इसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगर लोड का नेचर टेंसाइल है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रेस या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी टेंसाइल नेचर का ही होगा। ओके, द सेकंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर हम किसी बॉडी में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उस बॉडी में कंप्रेसिव रेजिस्टेंस या कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होती है। लाइक यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किसी एक क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम उस पर इफेक्ट देखते हैं, सपोज यहाँ पे एक्स एक्स के अबाउट हम इसका इफेक्ट एनालाइज करते हैं, तो यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और इस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा बॉडी के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, वो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में ऑफर किया जाएगा। सपोज ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे जो लोड है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लोड के इक्विवेलेंट होगा।
तो इस केस में अगर हम देखें तो कंप्रेसिव फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स इस बॉडी में कंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, बॉडी को श्रिंक कर रहे हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो उसका स्ट्रेस भी कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, राइट। और इसमें भी बॉडी की साइज में ही चेंजेस आते हैं। तो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन ऑब्जेक्ट्स लेंथ, अगर लेंथ में डिक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट की, देन द रिजल्टिंग स्ट्रेस इज टर्म्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। देन नेक्स्ट वन इज शियरिंग स्ट्रेस। उसके पहले यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस में एक और स्ट्रेस है, हम उसकी बात कर लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, दो तरह की स्ट्रेस होती हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये इनडायरेक्ट स्ट्रेस होती है। जब किसी बॉडी में किसी बीम में या किसी मेंबर पे इस तरीके से लोड अप्लाई होता है तो ये मेंबर क्या होता है, बेंड होता है, कर्वेचर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसकी वजह से उस बॉडी में इंटरनल प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि किसी भी नेचर की हो सकती है, टेंसाइल या कंप्रेसिव। बट ये जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं डायरेक्ट लोड के इफेक्ट की वजह से नहीं हो रही हैं। एक्चुअल में डायरेक्ट तो इसमें बेंडिंग हो रहा था, बट जो बेंडिंग की वजह से इंटरनल प्लेन्स हैं वहाँ पे कुछ नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। तो इसी वजह से इसको इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं या फिर बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि बेंडिंग की वजह से क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बीम का पार्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, किसी तरीके से सपोर्टेड और यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो लोड अप्लाई होने के बाद बीम में बेंडिंग होगी और बेंडिंग के बाद बीम का जो शेप है वो कर्वेचर फॉर्म में हो जाएगा। इसकी वजह से जो इसके फाइबर्स हैं उनमें स्ट्रेस जनरेट होगी। अब यहाँ पे अगर हम टॉप इस तरह की बेंडिंग हो रही है तो टॉप फाइबर जो है वो कंप्रेस हो रहे हैं और बॉटम फाइबर जो है वो टेंस हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये इफेक्ट लेयर बाय लेयर चेंज होता रहेगा और एक ऐसी लेयर होगी जहाँ पे ये इफेक्ट न्यूट्रल होगा, यहाँ पे ना तो टेंशन हो रहा होगा ना कंप्रेशन हो रहा होगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। और इसके अप साइड में कंप्रेशन और बॉटम साइड में, डाउन साइड में टेंशन फील हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी एक सरफेस कट करें और उस पर इफेक्ट देखें तो न्यूट्रल प्लेन के ऊपर वाला जो सरफेस होगा, हर एक सरफेस पे, हर एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस आ रही होगी कंप्रेसिव नेचर की, और उसके बॉटम साइड में या डाउन साइड में नॉर्मल स्ट्रेस आ रही होगी टेंसाइल नेचर की। क्योंकि कंप्रेसिव की वजह से कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है और टेंसाइल फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस होती है। तो ये जो स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हो रही है इस बीम में, वो इनडायरेक्टली जनरेट हो रही है, तो इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, इसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। और इसका जो नेचर है नॉर्मल है, इसीलिए नॉर्मल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट होता है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होती है, जब फोर्स प्लेन के टेंजेंशियल अलोंग द प्लेन एक्ट करता है या प्लेन के पैरेलल एक्ट करता है। तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो होती है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल में समझें तो ये आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज इस एलिमेंट का जो ये वाला एंड है ये फिक्स है, यहाँ पे हमने इस सरफेस पे अलोंग द सरफेस लोड अप्लाई किया हुआ है। तो इसकी वजह से इस बॉडी में जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस लोड के डायरेक्शन में इस तरीके से होगा। तो जनरली जो शियर स्ट्रेस होती है उसकी वजह से बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से बॉडी के साइज में चेंज होता है, जबकि शियर स्ट्रेस की वजह से बॉडी के शेप में चेंजेस आता है। तो इस तरह की जो स्ट्रेस जनरेट होती है, अब यहाँ पे भी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो रही है, बॉडी में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसको बॉडी रजिस्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगी और वो रेजिस्टेंस फोर्स स्ट्रेस होगा, लेकिन उसका जो नेचर होगा उसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्टील प्लेट्स को रिवेट के थ्रू कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे अगर ये लोड का नेचर है, लोड यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेट से ट्रांसफर होके इस प्लेट से और इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन हो गया, वीकेस्ट पार्ट होगा, ये जंक्शन होगा। और जंक्शन पे क्या आ रहा है, जंक्शन पे रिवेट आ रहा है। तो इस सेक्शन को अगर हम कट करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस लोड का जो इफेक्ट आएगा वो अलोंग द सरफेस होगा। तो यहाँ पे भी इस लोड की वजह से, पी की वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, या जो स्ट्रेस जनरेट होगी शियर नेचर की होगी, क्योंकि वो अलोंग द सरफेस एक्ट कर रही है, टेंजेंशियल टू द सरफेस है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस जनरेट होती है उनको शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला जाता है। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स, द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। तो लोड की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रेस को। अगर लोड प्लेन के या सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और अगर लोड प्लेन के टेंजेंशियल अलोंग द प्लेन है तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला जाता है। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी नॉर्मल डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होती है और
टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होती है। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। जहाँ लोड लग रहा है उस लोड की डायरेक्ट इफेक्ट जो दिख रहा है वो शियर स्ट्रेस के फॉर्म में दिख रहा है, और इस तरह की शियर स्ट्रेस को डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरा होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में क्या होता है, सपोज आपके पास एक कोई सॉफ्ट है, इसका एक एंड फिक्स है, सर्कुलर है, पोलर एक्सिस के अबाउट, ये इसकी पोलर एक्सिस है। अब सपोज यहाँ पे एक टॉर्सनल फोर्स लग रहा है। टॉर्क सॉफ्ट का यूज हम कहाँ करते हैं पता है, मशीनरी में पावर्स को शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो सपोज यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये पोलर एक्सिस है। तो इस टॉर्क की वजह से इस सर्कमफेरेंस में या इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी पार्टिकल हैं ट्विस्टिंग मोमेंट फील करेंगे, क्योंकि ये दूसरा एंड फिक्स है। यहाँ के पार्टिकल रिजिड हैं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाकी जो इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक पार्टिकल में ट्विस्टिंग मूवमेंट फील होगा, जिसकी वजह से उस मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी उस अलोंग द सरफेस होगी, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो शियर नेचर की होगी, क्योंकि जो लोड या मूवमेंट का एक्शन है वो अलोंग द सरफेस है, टेंजेंशियल टू द सरफेस है। तो जो स्ट्रेस होगी वो भी शियर नेचर की होगी। लेकिन ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है डायरेक्ट लोड के इफेक्ट में नहीं आ रही, पहले यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रहा है और इस ट्विस्टिंग की वजह से इनडायरेक्टली शियर स्ट्रेस जनरेट होती है। दैट्स वाई इसको हम नॉर्मल शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस नहीं बोलेंगे। ये जो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगी इसको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस बोलेंगे, ड्यू टू टॉर्सन ये प्रोड्यूस हो रही है। तो जनरली ये बेसिक टाइप होते हैं स्ट्रेस के। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में, तो स्ट्रेस में हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस में डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस में हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की बात करेंगे थ्रू आउट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम कम्प्लीटली इन स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड यूनिट में जब स्ट्रेसेस इन बीम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कम्प्लीटली हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे। जब फिफ्थ यूनिट में हम टॉर्सन ऑन सॉफ्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होगा वो डायरेक्ट नॉर्मल और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पे होगा। यहाँ पे इन डिफरेंट फिगर्स के थ्रू भी हम समझ सकते हैं इफेक्ट। जैसे इस फिगर में कंप्रेसिव नेचर का लोड लग रहा है तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। यहाँ पे टेंसाइल नेचर का लोड लग रहा है तो इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी बॉडी में। यहाँ पे देखिए अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, फोर्स बैलेंस वे में लगता, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ इस लोड की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती। अब यहाँ पे लोड का एक्शन अलग अलग पॉइंट पे इसकी वजह से, और लोड का अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में भी कुछ डिस्टर्बेंस होगा। जैसे ही अनबैलेंस फोर्स कुछ बचेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, तो वो अनबैलेंस फोर्स कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट करेगी। तो ये सेम केस है, यहाँ पे कुछ अलग नेचर मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ अलग मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा है। तो अनबैलेंस लोड जितना भी होगा उस बॉडी को उस एक पर्टिकुलर प्लेन के अबाउट शिफ्ट करेगा इस तरीके से। तो इस प्लेन पे जो ये प्लेन है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन में जो स्ट्रेस आएगी वो शियर नेचर की होगी, क्योंकि अगर इन लोड का जो अनबैलेंस लोड बचेगा उसका अगर हम एक्शन देखें तो वो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा या अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी वो शियर नेचर की होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दो सपोर्ट हैं, यहाँ पे लोड लग रहा है, इसकी वजह से इस बीम में इस कंपोनेंट में बेंडिंग होगा, बेंडिंग की वजह से इसके हर एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी। तो इसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। ओके, और यहाँ पे इस लोड की वजह से शियर स्ट्रेस भी आएगी। ये जो इसका सेक्शन होगा जहाँ जहाँ शियर फोर्स आएगा तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगी। ओके, तो एक ही लोड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी एक बॉडी में। ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में लग रहा है केवल उस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगी, उस लोड की वजह से उस बॉडी के हर एक प्लेन पे स्ट्रेस जनरेट हो सकती है। तो कम ओवरऑल वॉल्यूम में उसमें स्ट्रेस जनरेट हो सकती है। यहाँ पे एक सॉफ्ट लिया गया है, टॉर्सन अप्लाई किया गया है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो शियर नेचर की होगी, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। तो इतने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस होती हैं, तो इनका नेचर समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब तक हम स्ट्रेस के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसके नेचर को प्रॉपरली एग्जामाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी बॉडी में। तो सपोज आपके पास कोई बॉडी है, क्यूब है, वॉल्यूम कवर करेगी वो बॉडी, ठीक। अब उसमें अगर लोड लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में या सभी प्लेन में, चाहे लोड किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में लगे या फिर सभी प्लेन में लगे अनबैलेंस प्लेन में, तो उसकी वजह से स्ट्रेस हर एक प्लेन पे
फील करेगी वो बॉडी। तो यहाँ पे सपोज हमने कुछ लोड अप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, अब वो किसी भी प्लेन पे हो सकता है, या तो तीनों प्लेन पे होगा या किसी एक प्लेन में भी होगा, तब भी हमें हर एक सरफेस पे या हर एक प्लेन पे स्ट्रेस का इफेक्ट दिखेगा कुछ भी किसी भी मैग्नीट्यूड में। तो सपोज एक बॉडी ली हमने, उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अब उसके अलग अलग सरफेस में हम स्ट्रेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्यूब है, इसमें 6 सरफेस होंगे, जनरली 3 सरफेस होंगे 2 के पेयर में। ओके, तो अगर हम यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस एज्यूम कर लें या फिक्स कर लें, तो सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पहले सरफेस को आइडेंटिफाई करें, सरफेस या प्लेन कौन सा x होगा, कौन सा y होगा, कौन सा z होगा, तो जो भी प्लेन जिस एक्सिस के नॉर्मल आ रहा होगा उसको हम उसी प्लेन के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ये वाला जो प्लेन है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो ए बी सी डी जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के नॉर्मल में है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो इसको हम एक्स प्लेन बोलेंगे। इन द सेम सेंस इधर भी जो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश प्लेन है वो एक्स एक्सिस के नॉर्मल है, ये भी एक्स प्लेन होगा। अगर हम इस प्लेन की बात करें, ए डैश बी, ये वाई एक्सिस के नॉर्मल है, तो ये आपका वाई प्लेन होगा। इन द सेम सेंस सी डैश डी डैश। उसके बाद ये ए डैश सी डैश डी, ये जो प्लेन है ये जेड एक्सिस के नॉर्मल में है, तो ये जेड प्लेन होगा। तो जो प्लेन जिस एक्सिस के नॉर्मल होगा उसको उसी नाम से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। अब स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने का बेसिक सा जो तरीका होता है वो होता है टाउ आई जे के फॉर्म में। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम टाउ आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आई है वो बताता है प्लेन, किस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, किस प्लेन पे हम स्ट्रेस को इफेक्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो दूसरा डिजिट है, दूसरा अल्फाबेट है जे, ये बताता है कि स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो अब एक एक करके हम देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये जो स्ट्रेस है इसकी हम बात करें तो हर एक स्ट्रेस को हम टाउ से तो रिप्रेजेंट करेंगे ही। अब यहाँ पे किस प्लेन पे हम बात कर रहे हैं, तो हम एक्स प्लेन पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में ही है, तो ये स्ट्रेस हो जाएगी टाउ एक्स एक्स। अगर हम इस स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस को टाउ से तो डिनोट करना ही है हमें। उसके बाद किस प्लेन पे बात कर रहे हैं, एक्स प्लेन पे बात कर रहे हैं। स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस को फॉलो कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेस है ये टाउ एक्स वाई हो जाएगी। इन द सेम सेंस अगर हम इस स्ट्रेस की बात करें तो टाउ किस प्लेन पे हम बात कर रहे हैं, वाई प्लेन पे, डायरेक्शन क्या है स्ट्रेस की, वाई है, तो ये हो जाएगा टाउ वाई वाई। अगर हम इस स्ट्रेस की बात करें तो टाउ किस प्लेन पे बात कर रहे हैं, वाई पे, स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स। इन द सेम सेंस ये टाउ जेड जेड और ये हो जाएगा टाउ किस प्लेन पे है, जेड पे, डायरेक्शन क्या है एक्स, जेड एक्स। तो इसी तरीके से किसी भी प्लेन पे जाके हम वहाँ पे लगने वाले स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब भी i इक्वल टू जे होगा वहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी वो नॉर्मल नेचर की होगी। जैसे यहाँ पे i j दोनों सेम है और ये जो स्ट्रेस है ये इस प्लेन के नॉर्मल है, तो इसको हम सिंपली सिग्मा एक्स डिनोट कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल नेचर की है। देन टाउ जेड जेड, ये भी i इक्वल टू जे है, तो ये भी सिग्मा जेड नॉर्मल नेचर की स्ट्रेस है। इन द सेम सेंस टाउ वाई वाई, ये भी नॉर्मल है वाई प्लेन पे, तो ये इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई। तो ये तीनों जो हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस है, इनके अलावा जितनी भी स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग। देन बात आती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम किस तरीके से डिसाइड कर, साइन किस तरीके से डिसाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ आई जे, सबसे पहले हमें प्लेन का साइन देखना होता है, प्लेन का साइन क्या आ रहा है, उसके बाद स्ट्रेस का साइन क्या आ रहा है। तो रेफरेंस एक्सिस हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो हमने रेफरेंस एक्सिस एज्यूम की है ये प्लस में होंगे, इसके अलावा इनकी अपोजिट डायरेक्शन में कहीं भी मूवमेंट होगा तो वो माइनस साइन होगा। इन द सेम सेंस अगर हम इसको या इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लें या कोई सेंटर पॉइंट मान लें, तो इसके राइट साइड में यक्स के जो प्लेन बिलोंग करेगा वो प्लस साइन के साथ यूज करेंगे हम, और इसके लेफ्ट साइड में यक्स को जो प्लेन बिलोंग करेगा वो माइनस साइन के साथ हम यूज करेंगे। इन द सेम सेंस जो प्लेन जेड को
इस डायरेक्शन में बिलोंग करेगा उसको हम प्लस साइन के साथ यूज करेंगे, और जो प्लेन जेड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिलोंग करेगा उसको हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। और यही चीज अप्लाई होगी वाई प्लेन के लिए। जो अपवर्ड वाई का प्लेन है या अपर फेस में सरफेस में वाई का प्लेन है उसको हम प्लस साइन के साथ यूज करेंगे, और जो डाउन साइड में है उसको माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम साइन असाइन करते हैं कि साइन क्या होगा किसी भी स्ट्रेस का, फॉर एग्जांपल टाउ एक्स एक्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें प्लेन का साइन देखना है। तो ये जो प्लेन है ये प्लस एक्स प्लेन है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। और फिर स्ट्रेस की क्या डायरेक्शन है, तो स्ट्रेस भी जो रेफरेंस एक्स एक्शन ने लिया उसी को फॉलो कर रहा है, आउटवर्ड जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो ओवरऑल जो टाउ एक्स एक्स की डायरेक्शन का साइन होगा वो प्लस साइन होगा, राइट। इन द सेम सेंस अगर हम टाउ जेड जेड, यहाँ पे भी ये जेड जो है रेफरेंस एक्सिस को, जो ये सरफेस है वो रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये जेड पहले जेड का भी प्लस होगा, प्लेन के लिए प्लस साइन यूज होगा। और जो दूसरा जेड है जो कि शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन भी रेफरेंस एक्सिस को फॉलो कर रहा है, तो ये भी प्लस होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी प्लस। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, चाहे हम किसी भी आउटवर्ड स्ट्रेस का साइन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो सभी प्लस साइन के साथ आएंगे। तो जितनी भी आउटवर्ड स्ट्रेस होती हैं वो प्लस होती हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। और जो भी इनवर्ड स्ट्रेस होती है डायरेक्ट स्ट्रेस वो माइनस होती है, माइनस साइन के साथ यूज करते हैं हम उनको। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टाउ एक्स एक्स को देखा प्लस आ रहा था। अगर हम इस टाउ एक्स एक्स की बात करें, ये भी तो टाउ एक्स एक्स ही है। तो अगर हम इस टाउ एक्स एक्स के साइन की बात करें, तो पहले तो एक्स प्लेन किस साइन में है, तो प्लेन यहाँ पे लेफ्ट साइड में है एक्स के रेफरेंस एक्सिस में, तो प्लेन के लिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस की अगर डायरेक्शन देखें तो स्ट्रेस की डायरेक्शन रेफरेंस एक्सिस को लेफ्ट साइड में है, रेफरेंस हमने एक्स को राइट साइड में लिया है तो ये प्लस लेंगे। इस लेफ्ट साइड में अगर एक्स में कोई मूव करेगा तो माइनस साइन के साथ यूज होगा। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेस है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो इसके लिए माइनस 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 प्लस। तो ओवरऑल जो इस स्ट्रेस का साइन है वो प्लस है, और एक किस तरह की स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर आउटवर्ड उसका साइन है, एरो है, तो वो प्लस साइन होगा हमेशा, और अगर इनवर्ड है तो माइनस साइन होगा। बाकी टाउ एक्स वाई हमें देखना होगा, चेक करना होगा किस नेचर का है। तो इस तरीके से साइन चेक किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेस का, कि प्लस है कि माइनस है। देन इक्वलिटी ऑफ शियर स्ट्रेस। जनरली जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन होती हैं वहाँ पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट करता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है। लाइक अगर हम इस शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये टाउ वाई प्लेन पे लग रहा है, एक्स डायरेक्शन पे लग रहा है। अगर हम इस शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये है टाउ एक्स प्लेन पे लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक है टाउ वाई एक्स और एक है टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है, दो 90 डिग्री पे प्लेन है, तो उनमें जो शेयर स्ट्रेस लगता है वो सेम नेचर का होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई होगा। बट इसको हम प्रूव करके देखेंगे, हम ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस जनरेट हुई है। इस वाई सरफेस पे टाउ वाई एक्स किस फोर्स की वजह से जनरेट हुआ ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस सरफेस पे जो ये टाउ एक्स वाई है ये किस फोर्स की वजह से जनरेट हुआ है हम वो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज हमने इसको यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हमने F1 नेमिंग कर दी, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको F2 नेमिंग कर दी। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन सरफेस या प्लेन, जब हम F1 कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो अगर आपको लोड या फोर्स चाहिए, लोड इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस आपको पता है टाउ एक्स वाई, और एरिया मतलब जिस सरफेस पे लग रहा है उसका एरिया कितना है। तो ये जिस सरफेस पे लग रहा है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू डी होता है, विड्थ इंटू डेप्थ। यहाँ पे विड्थ है डेल जेड और डेप्थ है डेल वाई, तो ये हो जाएगा डेल जेड इंटू डेल वाई। इन द सेम सेंस अगर हम F2 की बात करें तो F2 में भी फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, टाउ बाई एक्स। जिस सरफेस पे लग रहा है ये इस सरफेस पे लग रहा है, ये भी रेक्टेंगल है, तो इसकी जो ये वाली डायमेंशन है डेल जेड है और ये डायमेंशन डेल एक्स है, तो ये हो जाएगा डेल जेड इंटू डेल एक्स। तो दोनों सरफेस में फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इनका इफेक्ट क्या होगा इन फोर्स का। ये जो फोर्स है ये इस तरह से रोटेट करेगा इस एलिमेंट को, जो F1 है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस एलिमेंट को रोटेट करेगा, और ये दोनों बॉडी को
बैलेंस बना के रखेंगे, इक्विलिब्रियम में बना के रखेंगे। इनमें से अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स रह जाएगा उसकी वजह से बॉडी में रोटेशन होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस केस में हम इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए यहाँ पे मूवमेंट कंडीशन यूज करेंगे, मूवमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे बाय मूवमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? समेशन ऑफ m इक्वल टू 0। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इस बॉडी में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सपोज हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अगर हम इस बॉडी पे देखें तो किसी एक सरफेस को पकड़ के, तो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी में जितने भी लोड लग रहे हैं उन सभी का मोमेंट हमें लेना है। तो अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये दोनों इसी पॉइंट पे, इनका जो एक्शन होगा इसी पॉइंट पे होगा, तो 0 मोमेंट देंगे। तो बेसिकली जो एक्चुअल मूवमेंट आएगा वो F2 और F1 की वजह से आएगा। तो F2 का मूवमेंट कितना हो जाएगा? F2 का मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा लोड इंटू डिस्टेंस। मूवमेंट इक्वल टू होता है लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के अबाउट लोड हो गया है F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स कि इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल वाई। नेचर क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट? क्लॉकवाइज। उसके बाद F1 का मूवमेंट देखते हैं। तो F1 कैसा मूवमेंट देगा? F1 के मैग्नीट्यूड कितना होगा? F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से F1 का है डेल एक्स। अब अगर इसका नेचर देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस बॉडी को, तो माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी F2 डेल वाई इक्वल टू F1 डेल एक्स। अगर F1 F2 की वैल्यू पुट करें तो F2 की वैल्यू है अपने पास टाउ वाई एक्स डेल जेड डेल वाई, और ऑलरेडी यहाँ पे डेल जेड डेल एक्स है, ऑलरेडी यहाँ पे डेल वाई है। इस तरीके से F1 की वैल्यू पुट करें तो ये है टाउ एक्स वाई डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे फिर ऑलरेडी डेल एक्स है। यहाँ से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बचेगा टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई। और हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या डिस्कशन कंक्लूजन निकला कि अगर प्लेन म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर दो प्लेन म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और हमने कैसे प्रूव किया? हमने यूज किया यहाँ पे मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है, प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तब ये जो स्ट्रेसेस हैं ये सेम नहीं होंगी उस केस में। ओके, नाउ स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन भी तीन तरीके से होते हैं, एक्सियल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सियल स्ट्रेन का मतलब है कि जिस एक्सिस में लोड एक्ट कर रहा है उसी एक्सिस में, उसी के अलोंग जो स्ट्रेन जनरेट होती है बॉडी में, जो चेंज होता है लेंथ में, दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेन। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया, इसमें सपोज इस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया, बाकी जो इसकी दो और डायमेंशंस हैं वो इसमें 2D में दबी हुई हैं। यहाँ पे हम चाहें तो इसका क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये डेप्थ है। तो इस केस में जब हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे तो इस लोड की वजह से ये लेंथ जो है तो एक्सटेंड होगी, और इसकी जो अदर टू डायमेंशंस हैं इनको बोला जाता है लेटरल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन से 90 डिग्री में जो दो अदर डायमेंशंस होती हैं उनको बोला जाता है लेटरल डायमेंशन। तो लेंथ यहाँ पे एक्सपांड होगी अगर टेंसाइल लोड लगाया है, अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट होती, और उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन से लेटरल डायमेंशन में भी चेंज आते। अगर लेंथ एक्सपांड कर रही तो लेटरल डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते, अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती तो वहाँ पे लेटरल डायमेंशन एक्सपांड होते, क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, मटेरियल की क्वांटिटी उतनी नहीं है। तो लेंथ में चेंज होगा तो विड्थ और डेप्थ उसको एडजस्ट करेंगे, और अगर उनमें चेंज होगा तो लेंथ उसको एडजस्ट करेगा। तो जब स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में या जिस एक्सिस पे लोड लग रहा है उसी
डायमेंशन में जो स्ट्रेन आती है उसको बोला जाता है एक्सियल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जो स्ट्रेन लेटरल डायमेंशंस में प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हम एक्सियल स्ट्रेन की बात करें तो एक्सियल स्ट्रेन अब साइलेंस डिनोट किया जाता है, ये होता है चेंज इन लेंथ इन एक्सियल डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अगर इस केस के लिए हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एल बाई एल। इन द सेम सेंस अगर हम लेटरल स्ट्रेन की बात करें इसको एप्सिलॉन एल से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा चेंज इन लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। तो अगर हम इस केस के लिए बात करें तो यहाँ पे जो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी ये या तो होगा डेल बी वाई बी या फिर डेल डी वाई डी। जिस भी लेटरल डायमेंशन में आप स्ट्रेन को देखना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम सेंस जो थर्ड होती है वो शियर स्ट्रेन होती है। तो शियर स्ट्रेन कैसे वर्क करती है या प्रोड्यूस होती है, जनरली जो शियर स्ट्रेन होती है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन के फॉर्म में होती है। शियर स्ट्रेन की वजह से बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है और बॉडी का ओवरऑल शेप में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसका एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे कोई लोड लग रहा है अलोंग द सरफेस, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा इस बॉडी में वो इसी लोड की डायरेक्शन में होगा और बॉडी में जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये डेल मैग्नीट्यूड का डिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे इसकी जो फिक्स सरफेस से हाइट थी वो एच थी, तो जो यहाँ पे एंगुलर चेंज आया इस बॉडी में इसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेन। एंगुलर डिफॉर्मेशन या एंगुलर चेंज जो होगा दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हम शियर स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहें, ये डिफ्लेक्शन या शिफ्टिंग बहुत कम मैग्नीट्यूड में होती है, एमएम्स में आती है। तो अगर लेंथ बहुत कम है तो वहाँ पे कर्वेचर और स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम इसको कर्वेचर मान के चलें तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रही है आपके पास इसको हम फाई से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेन को, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो अगर आर्क यहाँ पे डेल एज्यूम कर लें और रेडियस आपका एच है तो इस तरीके से हम शियर स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लेयर पे। अगर सपोज यहाँ इस लेयर पे हमें कैलकुलेट करना है, इस लेयर पे हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें इसका डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए और ये हाइट हमें पता होनी चाहिए। सपोज ये h1 है तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा फाई से डिनोट होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल वन बाई h1। तो किसी भी लेयर में हम शियर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है इलास्टिक कांस्टेंट। तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट हम यूज करते हैं बेसिकली, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस भी बोला जाता है, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो हमें पता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट बाय हुक लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब ये जिस नेचर की स्ट्रेस आएगी उसमें अप्लाई होगा, उसमें लागू होगा। सपोज अपने पास अगर डायरेक्ट स्ट्रेस आ रही है तो उस केस में डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अगर शियर स्ट्रेस आ रही है तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। और अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रही है तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी डायरेक्ट नेचर का ही होता है,
ये नॉर्मल होता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जिस नेचर की स्ट्रेस आएगी स्ट्रेन होगी उसमें ये अप्लाई होगा। तो अगर डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, अगर शियर आ रही है शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, और अगर डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ रही है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ पे जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी को हम इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो होता है यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के केस में जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में जो इलास्टिक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और उसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पे होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हमें आगे यूज भी करने। और यहाँ पे जनरली इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल टू होते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर हम यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट पुट करें इसकी जगह पे इक्वल साइन लगा के, तो अगर हम इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन होता है इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब जिस तरह की स्ट्रेस और जिस तरह की स्ट्रेन होगी उसके रिस्पेक्ट में हमें उसी तरह का इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा। अगर स्ट्रेस नॉर्मल है स्ट्रेन नॉर्मल है तो यहाँ पे जो रेशियो से वैल्यू आएगी उसको हम वो ई के इक्विवेलेंट होगा। अगर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन होगा तो जी के इक्विवेलेंट होगा, और अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो वहाँ पे के इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरीके से हम इलास्टिक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।